जय हिंद प्यारे साथियों, बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आप लोग अपने चैनल वैकेंसी पॉइंट पर। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं यूपी टीचर भर्ती संबंधित 2024 में। कि आपको पता ही है, टीचर की भर्ती सबसे ज़्यादा अभी तक विलम्ब होने वाली भर्ती है। इसके पहले कांस्टेबल भर्ती थी, लेकिन फ़िलहाल कांस्टेबल भर्ती आ चुकी। लेकिन अब जो शिक्षक बनने के उम्मीदवार हैं, वो सभी अभ्यर्थियों का सबसे जो लंबा इंतज़ार हुआ 2018 के बाद अब तक का। और उसके बाद अभी इसमें बड़े निर्णय भी देखने को मिल रहे हैं, खासकर जैसे बीएड वर्सेस बीटीसी निर्णय, तो जिससे कि बीएड वालों को प्राथमिक शिक्षक बनने से बाहर कर दिया गया है। तो अभी उनके लिए पदों का बंटवारा कैसे किया गया है और किस प्रकार से इस बार भर्ती प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। जबकि आपको पता है कि नई अध्यक्ष जो हैं कीर्ति पांडेय जी, जो कि गोरखपुर की प्रोफेसर रही हैं, उनको बना दिया गया है। उसके बाद कुछ निर्णय लिए गए हैं, जिसके तहत आज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ आप लोगों के लिए। तो आप लोगों से मैं अपील करना चाहूँगा कि आप लोगों को अगर टीचर भर्ती संबंधित जितनी भी अपडेट्स हैं, अगर वो चाहिए तो आप लोग मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर मिलती है आपको सबसे पहले और सबसे सटीक जानकारी। तो इसमें मैं स्टेप बाय स्टेप आपको सारी चीज़ें दिखाने वाला हूँ कि सुप्रीम कोर्ट का हस्तक्षेप क्या है इस भर्ती का मामले को लेकर, और उसके बाद बीएड वर्सेस बीटीसी का निर्णय क्या है। और वहीं आपको बता दें तो सीटेट वर्सेस स्टेट टेट, मतलब जो खासकर मैं यूपी की बात कर रहा हूँ, तो यूपी टेट जो है, इन दोनों के बीच का मामला क्या है। क्योंकि अदर स्टेट्स में कहीं कहीं सीटेट जो है एप्लीकेबल नहीं है, वहाँ पे अगर आप स्टेट टेट नहीं क्वालिफाई किए हैं तो आप फिर सीटेट पास करके उस स्टेट का एग्ज़ाम नहीं दे सकते। तो ये भी कहीं ना कहीं ये स्टेट के, किसी भी स्टेट के जहाँ भी एग्ज़ाम कंडक्ट होते हैं, वहाँ पर जो है अदर स्टेट वालों को जो है शामिल ना करने की एक बहुत अच्छी नीति है। और इससे उन्हीं स्टेट के अभ्यर्थियों को मौका मिलता है जहाँ के वो निवासी हैं। और उसके बाद यूपी टीचर कैलेंडर में कौन कौन सी भर्तियाँ शामिल की गई हैं और इनकी जो है परीक्षा जो है संबंधित कब तक कौन सी भर्ती प्रक्रिया शुरू होगी, तमाम चीज़ें आज मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। आप लोगों से एक बार मैं और अपील करूँगा, आप लोग वीडियो को ज़रूर लाइक कर देना। आइए सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि आखिर सीटेट वर्सेस यूपी टेट पर आखिर क्या मामला चल रहा है। और इस पर जो है केस जो है वो 10 सितंबर को इसकी अंतिम सुनवाई होनी है, जो कि इसका मामला अभी भी विचाराधीन है। और उसके बाद आपको बता दें कि इसकी जो सुनवाई है, यानी सीटेट वर्सेस स्टेट टेट, कि कोई भी स्टेट में अगर कोई भी भर्ती आती है तो उसको अदर स्टेट वाला तभी अप्लाई कर पाएगा जब उस स्टेट का टेट क्वालिफाई किया रहेगा, या फिर सीटेट। तो इस तमाम मुद्दे को हम एक बार देखेंगे। और अभी खासकर ये मुद्दा इसलिए ज़्यादा उजागर हुआ क्योंकि झारखंड में कुछ ऐसा ही मामला सामने आ रहा है। आइए एक बार देखेंगे पूरी क्या है मामला। ये है दोस्तों वो सुनवाई जो कि आपको 10 सितंबर तक 10 सितंबर को इसकी सुनवाई तय है। और उस जो है ये इसका डिटेल है, जिसमें रेट संख्या वगैरह क्या है, पूरा मामला इसमें लिखा हुआ है। और कौन इसके पिटिशनर हैं और कौन रिस्पोंडेंट हैं, तमाम चीज़ें इसमें लिखी हुई है। और उसके बाद आपको पता ही है कि जो पिटिशनर एडवोकेट हैं वो ये हैं और रिस्पोंडेंट एडवोकेट जो हैं वो ये हैं। ठीक है, तो आइए आपको दिखाते हैं। और उसके बाद इस संबंध में क्या अभ्यर्थियों की मांग थी या फिर इस पर क्या निर्णय होना तय पाया जाएगा, वो तमाम चीज़ें मैं आपको दिखाने वाला हूँ। जहाँ की अरुण कुमार सिंह वर्सेस द स्टेट ऑफ बिहार, क्योंकि बिहार में भर्तियाँ आने से ये तमाम चीज़ें उथल पुथल हुई हैं। तो सबसे पहले एक बार देखेंगे इसको पूरे विस्तार से। दोस्तों, इस सुनवाई का क्या महत्व रहने वाला है, इस पर हम सबसे पहले चर्चा करेंगे। ये सुप्रीम कोर्ट में होने वाली सुनवाई महत्वपूर्ण है क्योंकि इसका असर पूरे देश पर पड़ेगा। आपको पता ही है, इससे पहले बीएड वर्सेस बीटीसी में बड़ा घमासान मचा, और ये एक ऐसा निर्णय था जो कि पूरे देश भर में एक बड़ी क्रांति लेकर आई बीएड अभ्यर्थियों के साथ और बीटीसी अभ्यर्थियों के साथ। दोस्तों, यहाँ पर आपको पता है कि यदि झारखंड में सीटेट को अवैध घोषित किया जाता है तो भविष्य में पूरे देश में प्रदेश स्तर की शिक्षक भर्ती में सीटेट को अवैध माना जा सकता है। यानी सीटेट क्वालिफाई करने वाले सभी कैंडिडेट बिल्कुल उनका कोई भी मान्य नहीं रहने वाला है। क्योंकि अभी झारखंड का सबसे बड़ा मुद्दा ये उठ गया कि झारखंड में 26,000 शिक्षक पदों पर भर्ती होने वाली थी। इस बार इस भर्ती में सीटेट को मान्य किया गया था, जबकि पहले जेटेट पास होने वाले ही पात्र थे। मतलब इसके पहले जो एग्ज़ाम हुआ था बिहार में और झारखंड में, उसमें सिर्फ और सिर्फ जेटेट पास था। इस बार इन्होंने सीटेट को अप्लीकेबल किया। झारखंड के छात्रों ने इस मुद्दे को हाईकोर्ट में चुनौती दी, जहां हाईकोर्ट ने सीटेट और जेटेट को समकक्ष घोषित कर दिया। यानी जो सीटेट क्वालिफाई हैं, जो जेटेट क्वालिफाई हैं, वो दोनों ही इस फॉर्म को फिल कर सकते थे। लेकिन हाईकोर्ट से हार के बाद झारखंड के लोग सुप्रीम कोर्ट चले गए। ठीक है, अब उसके बाद वहाँ का क्या निर्णय होगा वो तो 10 सितंबर को पता चलेगा। लेकिन यहाँ बिहार का प्रभाव देखते हैं। बिहार में सीटेट ही मान्य है, क्योंकि काफ़ी वर्षों से बिहार सरकार बीटेट नहीं कराती है और सीटेट को बीटेट के बराबर मानती है। पटना हाईकोर्ट में भी यह मामला गया था, जहाँ सीटेट पास अभ्यर्थियों की जीत हुई थी। यानी सीटेट ही जो है माना गया था। इस सुनवाई का फैसला पूरे देश के शिक्षक भर्ती प्रक्रिया को प्रभावित कर सकता है। वैसे सीटेट के इनवैलिड होने की संभावना बहुत कम है। यानी सीटेट जो है वो इनवैलिड नहीं हो सकता। ठीक है, वो वैलिड ही रहेगा। तो फिलहाल इस पर जो भी निर्णय आएगा वो 10 सितंबर को क्लियर हो जाएगा क्या मामला होने वाला है। बाकी अगर ऐसा हो जाता है तो हर स्टेट का जो भी टेट है,
जैसे यूपी का यूपी टेट है, तो आपको यूपी की भर्ती देखने के लिए यूपी टेट ही क्वालिफाई करना होगा और सी टेट का जो है वो क्रेज़ ख़त्म हो जाएगा। तो उम्मीद तो नहीं है कि सी टेट का क्रेज़ ख़त्म होगा, क्योंकि सी टेट भी एग्ज़ाम कंडक्ट करवाता है और सीबीएसई का सबसे बड़ा एग्ज़ाम, वैसे तो नीट वगैरह भी है, लेकिन ये भी कहीं ना कहीं, सॉरी नीट तो अब चेंज हो गया, तो ये भी एक कहीं ना कहीं बहुत बड़ा एग्ज़ाम है। तो ये होता रहेगा। फ़िलहाल ये है कि इसको देखना होगा कि 10 सितंबर को क्या निर्णय निकल के आता है। अब उसके बाद प्यारे साथियों बात करेंगे कि अध्यक्ष मिलने के बाद अभी आपको पता है कि इसका जो कैलेंडर का अभ्यर्थी इंतज़ार कर रहे हैं, इस संबंध में ये वीडियो मैं बना रहा था कि आपको मैं आगे की और जानकारी दे सकूं। अब परीक्षा नियंत्रक का इंतज़ार, तो यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें चल रही हैं और उसके बाद इस संबंध में एक और बड़ी अपडेट है, वो भी मैं आपको दिखा दूँ। तो यहाँ पर देख सकते हैं मेरे भाई, सदस्य पद के लिए और 2 दिन मिलेंगे नामांकन पत्र। यानी जो उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद कर्णिक संघ के चुनाव में कार्यकारिणी सदस्य के लिए नामांकन पत्र बिक्री की तारीख को 2 दिन और बढ़ा दी गई है। पहले तिथि, यहाँ पर इससे प्रभाव ये पड़ने वाला दोस्तों, क्योंकि इसके लिए जो आवाज़ उठाने की जो एक वो है मजबूत पक्ष होने के लिए, वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसलिए दोस्तों आपको ये चीज़ समझना होगा कि आखिर ये भर्तियों के मामला पर सरकार के क्या निर्णय हैं और उस पर सरकार कब तक इन भर्तियों को जो है प्रकाशित कर सकती है। तो इसके लिए मैं आपको बता दूं कि अभी आपको पता ही है कि अध्यक्ष का चुनाव हो चुका है। अब उसके बाद परीक्षा नियंत्रक एवं महालेखाधिकारी की इसमें जो है इसका नियुक्ति की प्रक्रिया चल रही है। तो यहाँ पर देख सकते हैं साफ तौर पर जो ये खबर निकल के आई है कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग को गठन के साल भर बाद प्रोफेसर कीर्ति पांडे के रूप में नियमित अध्यक्ष तो मिल गई, लेकिन परीक्षा नियंत्रक की नियुक्ति का इंतजार अब तक पूरा नहीं हो सका। यही नहीं, उपसचिव के 4 सृजित पद में से केवल 1 पर कार्यवाहक उपसचिव कार्यरत है। ऐसे में नए आयोग को यदि सरकार और प्रतियोगी छात्रों की अपेक्षाओं के अनुरूप तेजी से चयन प्रक्रिया शुरू करनी है तो नियमित अधिकारियों की तैनाती आवश्यक है। इसमें परीक्षा नियंत्रक की भूमिका काफ़ी महत्वपूर्ण है। पारदर्शी एवं समयबद्ध तरीके से परीक्षाएं आयोजित कराने के लिए नए नियमित अधिकारी तो दूर कार्यवाहक तक की तैनाती नहीं की गई है। परीक्षा समिति का चयन का चेयरमैन आयोग का अध्यक्ष के अलावा वरिष्ठतम सदस्य सचिव परीक्षा नियंत्रक और तमाम जानकारियां जो है इसमें दी गई। तो अभी की बात अगर मैं करूं तो दोस्तों आपको पता ही है कि इसमें जो अध्यक्ष आने के बाद इन भर्तियों पर जो है प्रोसेस तो शुरू हो चुका है, लेकिन अगर इसमें परीक्षा नियंत्रक जो है अगर अभी तक नियुक्त नहीं हो पाया है तो कोई भी एग्ज़ाम कंडक्ट तो नहीं हो सकता। जो कि आप जानते हैं कि टीजीटी जैसे एग्ज़ाम, पीजीटी का एग्ज़ाम और अन्य एग्ज़ाम की प्रक्रियाएं जो हैं, और ख़ासकर जो यूपी टेट का इंतज़ार कर रहे हैं, तो यूपी टेट जैसा एग्ज़ाम भी बिना परीक्षा नियंत्रक के संभव नहीं है। तो ऐसे में सभी अभ्यर्थियों से मैं अपील करना चाहता हूं कि आए दिन जो धरना प्रदर्शन हो रहे हैं और अलग अलग भर्तियों के मुद्दे लेकर अभ्यर्थी रोड पर उतर रहे हैं, चाहे वो 69,000 का मामला हो, 68,500 का मामला हो या बीएड वर्सेस बीटीसी का मामला हो, तो ये जितने भी मामलात हैं ये तब तक क्लियर नहीं होंगे जब तक इन तमाम मुद्दों पर सरकार की पॉजिटिव थिंकिंग या पॉजिटिव कोई ऐसी चीज़ें या कोई ऐसा एक्शन मोड नहीं देखने को मिल जाता कि जब तक सरकार इस पर कुछ नहीं चाहती तब तक आपको कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। तो जिनकी भी, क्योंकि आपको पता है कि कोई भी निर्णय लाने के लिए एक बड़े प्रदेश लेवल पर एक बड़ी क्रांति करने की ज़रूरत होती है। और क्रांति कैसी, वो रोड पर उतरना नहीं मेरे भाई, क्योंकि जिससे डायरेक्ट कनेक्टिविटी है सरकार की। यानी कि आपने देखा यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती को री एग्ज़ाम कराने के लिए अभ्यर्थियों ने क्या किया, सभी विधायकों और सांसदों से मिलकर उन तक बात पहुंचाने की कोशिश की और उसके बाद वहां पर यह निर्णय देखने को मिला कि परीक्षा को रद्द किया गया और सरकार ने इस बात को समझा कि आखिर वाकई अभ्यर्थियों के मन में क्या है, और उसके बाद इस परीक्षा में जिस प्रकार की धांधली हुई थी उससे वाकई किसी भी ईमानदार अभ्यर्थियों का चयन नहीं होना पॉसिबल था, इसलिए सरकार ने उस पर निर्णय लिया ऑन द स्पॉट। लेकिन ऐसे में कि अभ्यर्थी अगर रोड पर उतर आते हैं, धरना प्रदर्शन करते हैं और उसके बाद उस बात को सरकार तक वो पहुंचती भी नहीं है। अभी आपने देखा क्या हुआ, 69,000 शिक्षक भर्ती में जो केशव प्रसाद मौर्य जी हैं उनके घर पर जो है अभ्यर्थियों ने घेराव किया, उन पर पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। तो ऐसे में अभ्यर्थियों को किसी भी जगह पहुंचकर डायरेक्टली वहां पर अपना विरोध प्रदर्शन नहीं करना है। मैं तो यही मानता हूं कि जितने भी अभ्यर्थी हैं, क्योंकि शिक्षक अभ्यर्थी ऐसे हैं जो बहुत ही मैच्योर होते हैं और ऐसे अभ्यर्थियों के मन में ऐसी उपद्रव टाइप की घटना नहीं आनी चाहिए। उनके अंदर तो ये भावना होनी चाहिए कि जितने भी विधायक और सांसद हैं, क्योंकि जितने भी शिक्षक अभ्यर्थी हैं, मैं तो मानता हूं कि यूपी में 20 लाख तक अभ्यर्थी ऐसे होंगे जो कि अभी, क्योंकि डेटा सामने आया था कि कितने अभ्यर्थी हैं जो कि बीएड और बीटीसी किए हुए हैं, तो तमाम छात्र जुड़े विधायकों से अपना जो है अपना ज्ञापन सौंपें और सांसदों को
और उसके बाद राज्य सरकार तक इस बात को पहुंचाने की कोशिश करें कि इस पर जल्द से जल्द भर्ती प्रक्रियाएं शुरू की जाएं, क्योंकि टाइम बहुत बीत चुका है। 2018 से अब तक भर्ती प्रक्रिया ना आने का मतलब ये हुआ कि 6 साल बीत चुके हैं। और उसके बाद इस बार बीएड बाहर हो चुका है प्राथमिक से, तो इसलिए अपर प्राइमरी लेवल की वैकेंसी जो 6 से 8 तक की होती है उसको भी सेपरेट करके इस बार भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाए। तो ऐसे में तमाम जितने भी अभ्यर्थी हैं वो सभी एकजुट हो जाएं और उसके बाद आवाज़ उठाएं मेरे भाई, तभी कुछ काम होने वाला है, अन्यथा फिर किसी प्रकार से और कोई भी चांसेस नहीं है। आप देख ही रहे हैं कि अभी अध्यक्ष के लिए इतना टाइम लगा, अब इससे बड़ा मुद्दा इन्होंने लाके खड़ा कर दिया परीक्षा नियंत्रक का। अब उसके बाद इसमें न जाने कितना टाइम लगे, फिर उसके बाद इनके पास अभी कोई भी अस्थाई सचिव नहीं है, और वो भी एक है तो वो कार्यवाहक हैं उन, मतलब ऐसे तमाम चीज़ें इसमें अड़चने जो है लगाते रहेंगे। इसलिए मैं आपसे अपील करना चाहता हूँ, आप लोग भाई बिल्कुल समझदारी से काम करो, अन्यथा फिर आपको लंबा इंतज़ार करना पड़ सकता है। इस वीडियो में बताएं दोस्तों, फिर मिलेंगे दूसरी वीडियो में नई अपडेट के साथ। जय हिंद, जय भारत।